Hello students and welcome to this new lecture where is the continuation part of a chapter number 10 question answers. हमने last time question answer किए थे 17 नंबर तक और सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। नहीं तो मैं आपको पीडीएफ ही सेंड कर देता, लेकिन ये आपको एक बार रिवाइज करवाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत ही स्मॉल स्मॉल डिटेल्स है और ऐसी चीजें हैं जो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन आंसर जिससे आपको थोड़ा कुछ याद रह जाए। नंबर 18 देखते हैं हम। एक्सप्लेन फॉलोइंग स्टेटमेंट या रीजन। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। तो whenever we're talking about राज्यसभा, the राज्यसभा is the upper house of the parliament, right? पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट मतलब पार्लियामेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट और एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली हमको मालूम है वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पॉइंट नंबर 2 में आपको लिखना है कि भाई इंडियन पार्लियामेंट जो है वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल मतलब उसके दो हाउस हैं, जैसे राज्यसभा और लोकसभा। बेटा ये सब आपको क्यों करना पड़ता है सर, हम सीधे राज्यसभा के बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि आप 2 मार्क का क्वेश्चन लिख रहे हैं और 2 मार्क के क्वेश्चन के अंदर मिनिमम 4 से 5 पॉइंट तो होने ही चाहिए, ठीक है। और ऐसे वैसे पॉइंट्स तो बनाने नहीं है, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाने हैं, तो हम ये पॉइंट्स लिखेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंडियन पार्लियामेंट इज बाई कैमरल, राज्यसभा और लोकसभा है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देखिए 3 पॉइंट तक तो लोकसभा की राज्यसभा की पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं हम, चौथे पॉइंट से राज्यसभा शुरू कर रहे हैं। तो राज्यसभा के एक्चुअली पॉइंट कितने हैं? इतने, है ना, 5 पॉइंट, लेकिन हमने ऐड किए 3 पॉइंट जिससे हमारे मार्क्स कट ना हो। तो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और डायरेक्ट इलेक्शन से वो वोट करके लोअर हाउस में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सिलेक्ट किए जाते हैं। राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है। अपर हाउस जो होते हैं मेंबर्स, अपर हाउस के मेंबर्स जो होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब हमारे यहाँ पे जो विधानसभा है ना, वो जैसे सारे स्टेट के जितने भी विधानसभा हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स। और इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब रिप्रेजेंटेशन मतलब यहाँ से थोड़े कुछ सिलेक्ट होते हैं, वहां से थोड़े कुछ सिलेक्ट होते हैं, हर जगह से थोड़े 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 से सिलेक्ट होते हैं अपने स्टेट के एरिया के मुताबिक। रेस्ट 12 मेंबर्स, 12 मेंबर्स जब रह जाते हैं तो वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं। द टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज ऑफ 6 ईयर्स। टेन्योर जो है वो 6 साल का है। राज्यसभा का जो समय होता है, मेंबर का जो समय होता है वो 6 साल का होता है। उसके 1/3 ऑफ द मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल रिटायर होते हैं। ओके, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं 1/3 मेंबर्स, वो हर 2 साल रिटायर होते हैं। डिसॉल्व नहीं होता है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। तो वो डिसॉल्व नहीं हो सकता है, वो बंद नहीं हो सकता है। डिसॉल्व मतलब वो खत्म नहीं हो सकता है, सब रिजाइन नहीं कर सकते हैं। सो इट इज सेड दैट राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई राज्यसभा है वो एक परमानेंट हाउस है। ओके, नंबर 19 पे आते हैं हम। एक्सप्लेन फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट इन इंडिया इज नॉट सुप्रीम बट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। भाई इंडिया इज अ रिपब्लिक हैविंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है जिसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स भी है उसके हाथ में, उसके पास बहुत सारे लेजिस्लेटिव पावर्स भी है, ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट भी है। दोनों हाउसेज जो पार्लियामेंट के होते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं इलेक्शन से। गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो अपने काम और अपनी पॉलिसीज जो होती हैं वो पार्लियामेंट में उनको प्रेजेंट करना पड़ता है। ये डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर होता है और पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल वो दोनों पार्लियामेंट में पास होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट के पास बहुत पावर्स हैं, लेकिन ये पॉइंट देखिए, द पार्लियामेंट हैज टू एंजॉय इट्स पावर विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो लिमिट्स लिखी हुई हैं, जो जो पार्लियामेंट का ऑपरेशंस लिखा हुआ है, उसमें ही उनको खेलना पड़ता है, ठीक है, उसमें ही उनको ऑपरेट करना पड़ता है। तो पार्लियामेंट इज एंजॉयज पावर विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाहर वो नहीं जा सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम। Explain the following statement. Independent and impartial judiciary is the foundation of democracy. तो भाई डेमोक्रेसी का बेस जो है वो क्या है? एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, एक इम्पार्शियल जुडिशियरी होना। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। देयर आर 3 ऑर्गन। सबसे पहले शुरू कहां से किया? 3 ऑर्गन से।
तीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर जो है वो लॉज फ्रेम करता है, एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉज जो फ्रेम होते हैं, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव, और जुडिशियरी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है ऐसे पीपल को पनिश करके जो लॉज वायोलेट करते हैं। जुडिशरी जो है वो हमारे राइट्स और हमारे फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, सिटीजन्स के राइट्स और फ्रीडम्स को जुडिशरी प्रोटेक्ट करता है। इंडिविजुअल या ग्रुप के बीच में अगर कोई सॉल्यूशन लाना है, अगर कोई इश्यू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम खड़ा हो गया, ठीक है, तो वो आता है लॉ का इंटरप्रिटेशन करके और लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करके। तो इसका मतलब क्या, जब इंडिविजुअल या इंडिविजुअल ग्रुप के बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, तो वो लॉ को बराबर बता के, लॉ को प्रॉपरली सिखा के और उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करके वो सॉल्यूशन लाया जाता है। Accordingly, the division of power judiciary is considered independent to legislature and executive. तो हम डिवीजन ऑफ पावर देखने जाए तो जुडिशियर है इंडिपेंडेंट बॉडी, जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से अलग है। तो इसीलिए जुडिशियरी इज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड होल विच इज अ कंप्लीटली इम्पार्शियल ऑर्गन। तो इसी वजह से जुडिशियरी एकदम अलग है, इंडिपेंडेंट है और अलग ही उसका ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, एक इम्पार्शियल ऑर्गन है। इम्पार्शियल मतलब वो भेदभाव नहीं रखती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी है, वो है फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। 21 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम। द इंस्टीट्यूट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस आर द ट्रेनिंग स्कूल्स एंड लेबोरेटरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्रूवमेंट इन अ डेमोक्रेसी। अब सर ये क्या हो गया, ये पता ही नहीं चला क्या बोला आपने। तो बेटा जो ग्राम पंचायत है, तालुका पंचायत है, छोटी छोटी बॉडीज हैं जो अपने आप चलती हैं, लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो अपने आप चलती हैं, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल है, वो एक बढ़िया एग्जाम्पल है। जो कॉन्स्टिट्यूशन इंप्रूवमेंट हमको लाना है या नई नई चीजें हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एस्टेब्लिश करनी है, राइट, उसके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है कि भाई कैसे करना चाहिए। फॉर administrative efficiency of geographical regions, the responsibility and functions of the government are divided in local organizations. तो देखो बेटा, गवर्नमेंट जो है वो ऐसे छोटे 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 ऑर्गेनाइजेशंस को वो पावर देती है, वो काम देती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, जिससे उनके रीजन के अंदर, उनके जोग्राफिकल रीजन के अंदर प्रॉपर कामकाज चलता रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बनी रहे, ठीक है, वो प्रॉपर कामकाज बनता रहे। Institutions of local self-governance give the training which is available for election, voting, duties, responsibilities, administration and ruling, opposing parties. तो ऐसे लोकल सेल्फ गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, ठीक है, वो इलेक्शन के लिए ट्रेनिंग देते हैं, वोटिंग के लिए ट्रेनिंग देते हैं, वोटिंग ड्यूटीज जो होती हैं, ड्यूटीज अपनी ड्यूटीज क्या है, फर्ज क्या है, उसकी ट्रेनिंग देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ट्रेनिंग देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग देते हैं, रूलिंग कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग देते हैं, ऑपोजिंग पार्टीज में कैसे बिहेव करना है वो ट्रेनिंग देते हैं। तो भाई बहुत ही बढ़िया है, राइट, एक एक स्कूल जैसा है, ट्रेनिंग स्कूल जैसा है कॉन्स्टिट्यूशन इंप्रूवमेंट के लिए। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, तो एक अपॉर्चुनिटी हमको देता है सेल्फ डेवलपमेंट की, ठीक है। As all the policies are implemented at the local level first, it gives the chance to improve the lacunas at the upper levels too. तो ये पॉलिसीज जो है, ठीक है, वो लोकल लेवल पे पहले इंप्लीमेंट की जाती है, लोकल लेवल पे इंप्लीमेंट की जाती है और देखा जाता है कि ये पॉलिसी बराबर है कि नहीं, बहुत ही बढ़िया पॉलिसी हो, एफिशिएंट पॉलिसी हो, सक्सेसफुल पॉलिसी हो, तो उसको अपर लेवल में भी लिया जाता है, अपर लेवल में भी कंसीडर किया जाता है। इंप्रूव द लकुनास, लकुनास मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ओके, आप अंडरलाइन करके लिख दीजिए लकुनास एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ओके। तो वो हमको चांस देती है इंप्रूवमेंट का हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का अपर लेवल्स पे भी, ठीक है। तो अगर लोकल लेवल्स पे, लोकल लेवल पे हमको सक्सेस मिलता है तो हम अपर लेवल पे भी लेके जाएंगे। तो इसीलिए ये हमको बताते हैं कि देयरफॉर local self-governance organizations are known as training schools and laboratory of constitutional improvement in a democracy. Okay, number 22 देखते हैं हम। The state legislative assembly is the representative of the people's desires. तो भाई ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, वो लोगों के डिजायर्स की रिप्रेजेंटेटिव होती है। मतलब क्या कि लोग जो है वो जो चाहते हैं, ठीक है, वो हमको पता चलता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। देखो
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेजिस्लेचर की हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेजिस्लेचर की हम बात करें तो वो जो लेजिस्लेचर है वो सेंट्रल लेवल पे है और स्टेट लेवल पे है। सेंट्रल लेवल में पार्लियामेंट है, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। हमारा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो करंट लॉज बनाता है, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस करता है और जो पुराने जमाने के लॉज हैं वो ओमिट करता है, डिस्कार्ड करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रेजेंटेशन होता है, डिस्कशन होता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी पे, फॉरेन पॉलिसीज पे, सब चीज बातचीत होते हैं। और ये कौन करता है? हमारे ही सिलेक्ट किए हुए लोग, राइट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हमने ही सिलेक्ट किए हैं वो लोगों को, तो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे बातचीत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, डिस्कस करते हैं ये सारी चीजों का, ये सारी मैटर्स का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारी चीजों का डिस्कशन करते हैं। बाय डूइंग, देखो वो काम क्या करते हैं, वो लॉस फ्रेम करते हैं। और लॉस क्यों फ्रेम करते हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, है ना, लोगों के डेवलपमेंट के लिए लॉस फ्रेम करते हैं। ऐसे ही थोड़ी है कोई भी लॉस बना देंगे, वो लोगों के डेवलपमेंट के लिए लॉस फ्रेम होते हैं। और ऐसे लॉस बनाए जाते हैं कि जिससे उनकी फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स छीनी ना जाए, ठीक है। ऐसे लॉज उनको बनाने पड़ते हैं कि भाई उनकी फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स ना छीनी जाए, तो देयर बाय प्रोटेक्टिंग, उनका जो एम है, ठीक है, उनका जो गोल है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे रूल्स बनाते हैं जिससे लोगों का डेवलपमेंट भी हो और उनकी फ्रीडम भी बनी रहे और उनके फंडामेंटल राइट्स भी उनको मिलते रहे। तो ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के डिजायर्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 23। गवर्नर प्लेज अ की रोल बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में गवर्नमेंट का रोल, गवर्नर का रोल बहुत होता है, राइट। द एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट द स्टेट लेवल। एग्जीक्यूटिव की हम बात करें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसमें एग्जीक्यूटिव की हम बात करें तो स्टेट लेवल पे कौन है? हमने पहले ही बात की थी ना, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, उसका कैबिनेट है और उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है स्टेट लेवल पे। गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ठीक है, और अपॉइंट जो है वो बातचीत करके करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करते हैं, एडवाइस करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बातचीत करते हैं और फिर गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो गवर्नर जो है, ठीक है, उनकी हेल्प प्रेसिडेंट लेता है। गवर्नर जब अपॉइंट किया जाता है उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए गवर्नर जो है वो हेल्प ले, प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर की हेल्प लेता है हाई कोर्ट के जजेस को रखने के लिए, अपॉइंट करने के लिए। देखो गवर्नर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, लेकिन जब गवर्नर की सीट पे बैठे तो वो एक इम्पार्शियल होना चाहिए, ठीक है। वो एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि भले ही वो कोई भी पार्टी का हो भले ही वो कोई भी पार्टी का हो, वो इम्पार्शियल रहे जब वो गवर्नर हो। तो गवर्नर जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत ही की रोल प्ले करता है, ठीक है। वो बहुत ही हम बोल सकते हैं कि कड़ी है, सेंटर और स्टेट के बीच में कड़ी है। चलिए नंबर 24 पे आते हैं। लोकसभा इज द की पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशन। लोकसभा जो है वो नेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है लोकसभा। ओके देखो लेजिस्लेचर के मुताबिक, लेजिस्लेचर हमने जो पढ़ा ना उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ऐसा लिखा हुआ है कि भाई पार्लियामेंट सेंटर में होगा और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पे होगा। पार्लियामेंट जो है वो हमारा सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पार्लियामेंट के अंदर कौन आता है? प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, राज्यसभा और लोकसभा, ये चार चीज पार्लियामेंट के अंदर आती है। लोकसभा जो है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। लोकसभा के मेंबर वो हम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट इलेक्शन से हम उनको सिलेक्ट करते हैं। देखो पार्लियामेंट का काम क्या है? लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करना या नए लॉज बनाना या पुराने लॉज को हटा देना, तो ये पार्लियामेंट का काम है, राइट। एक बिल जब पार्लियामेंट के अंदर पास होता है तो 3 रीडिंग से पास होता है, दोनों हाउसेज से, मतलब राज्यसभा में भी 3 रीडिंग होते हैं, लोकसभा में भी 3 रीडिंग होते हैं, ठीक है। तो तभी एक्ट बनता है जब वो बिल राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों के अंदर पास हो और प्रेसिडेंट साइन करे। यहां पे लोकसभा को फाइनेंशियल मैटर में, पैसों के मैटर में ज्यादा पावर है राज्यसभा से, ठीक है। तो वहां पे अगर पैसे
के मैटर के अंदर जब रूल बना रहे हैं या कोई भी रूल जो भी है वो सब बैठक के मैटर में हम लोकसभा को ज्यादा पावर दे रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि पब्लिक के जो पैसे हैं, ठीक है, उससे खिलवाड़ ना हो। तो इट इज द वर्क ऑफ इलेक्ट, हमने जो सिलेक्ट किया है ना जो लोग को लोकसभा के अंदर, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पब्लिक के पैसे वेस्ट ना हो और प्रॉपर यूटिलाइज हो, प्रॉपरली यूज हो, ठीक है। तो इसीलिए माना जाता है कि लोकसभा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में आया बेटा? अभी देखो क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, कितने सारे क्वेश्चन हैं। चलिए वापिस आते हैं, भले ही जितने भी क्वेश्चन हो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि आपको ये चीज अगर रिवाइज हो गई तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा बेटा, एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो है ना वो बहुत ही आज करंट पोजीशन बताता है हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं। देखो अब एग्जीक्यूटिव के अंदर दो थे, ठीक है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। एग्जीक्यूटिव के अंदर दो थे, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। मतलब सेंट्रल लेवल पे भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव थे, स्टेट लेवल पे भी पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव थे। An amicable relation between the political executive and the administrative executive is a prerequisite for the smooth governance of the nation. तो भाई एक प्रॉपर रिलेशन होना चाहिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का, और कोऑर्डिनेशन बराबर होना चाहिए, तो ही नेशन का प्रॉपर स्मूथ गवर्नेंस हो सकता है। देखो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ये दोनों गवर्नमेंट के ऑर्गन्स तो है, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो कई सारे पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, ठीक है, और उसका डिटेल और बढ़िया इंप्लीमेंटेशन करने का काम एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो है वो एडवाइस देते हैं, गाइड करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव्स को पॉलिसीज के मैटर में, और वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फिगर्स प्रोवाइड करते हैं, आंकड़े बताते हैं उनको। From the organs of the government, the state executive acts as a brain behind the welfare of the people, and the administrative executive is like the limbs. मतलब काम कौन करता है? वो काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, और दिमाग कौन है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ओके, स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो ब्रेन की तरह काम करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो है वो हाथ पैर का, असल काम कौन करते हैं? हमारे हाथ पैर करते हैं ना, सोचने का काम दिमाग करता है, असल काम हाथ पैर करते हैं, तो इंप्लीमेंट करने का काम एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव को होता है। सो गवर्नेंस बिकम स्मूथ, सॉरी स्टूडेंट्स, so governments become smooth, developing and dynamic in state. तो गवर्नेंस जो है वो अर्थतंत्र, वो पूरा तंत्र व्यवस्थित चलता है, ठीक है। So it is said that an amicable relation between the political executive and the administrative executive is the prerequisite for the smooth governance of the nation. तो भाई इसीलिए बोला जाता है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बीच में बहुत ही बढ़िया रिलेशन होना चाहिए, स्मूथ गवर्नेंस के लिए, प्रॉपर काम करने के लिए उनके दोनों में बीच में अच्छे रिलेशन होने चाहिए। Number 26, efficient and bold public servants are the backbone of the government. तो भाई पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में होते हैं। देखो उसके अंदर जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो बहुत ही बढ़िया हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट कितना बढ़िया काम करेंगी। वैसे ही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स आर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लॉज फ्रेम करते हैं, ठीक है, पॉलिसीज फ्रेम करते हैं और इंप्लीमेंटेशन करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूटिव को प्रॉपर बैकअप देता है, उसको नेसेसरी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, पॉलिसीज बनाने के लिए आंकड़े देता है, पॉलिसीज बनाने के लिए बहुत ही सारी जो डिटेल्स की जरूरत है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो जो प्रोग्रेस है कैन बी मेड इन द फील्ड ऑफ फॉरेन रिलेशंस, डिफेंस, सिक्योरिटी फोर्सेज, इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, न्यूक्लियर एनर्जी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा। तो ये सारे जो मैटर्स है, ये सारे जो फील्ड है उसके अंदर प्रोग्रेस हो सकता है, ठीक है, अगर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो तो। उसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत है जो प्रोफेशनली बहुत ही बढ़िया हो, एफिशिएंट हो, ठीक है, और एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो कंटिन्यूसली काम करे अपने देश के लिए, तो देश डेवलप होगा। तो
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर बहुत ही बढ़िया एक्सपर्ट लोग, प्रोफेशनल लोग और एक्सपीरियंस लोग जब काम करते हैं तो देश डेवलप होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई एफिशिएंट और बोल्ड पब्लिक सर्वेंट जो है वो गवर्नमेंट के बैकबोन है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी है, वो अगर टूट जाए तो गवर्नमेंट टूट जाएगी, ठीक है। तो वो बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, तो गवर्नमेंट जोरदार बनेगी। शॉर्ट नोट, पोजीशन ऑफ द गवर्नर एंड हिज फंक्शंस। पोजीशन के बारे में बात करें तो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल और फॉर्मल हेड होता है स्टेट का, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की हम बात करें तो उसके अंदर गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। देखो गवर्नर जो है वो इलेक्ट कौन करता है? प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, राइट। गवर्नर प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है और एडवाइस किसकी लेता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेके फिर गवर्नर सिलेक्ट होता है। गवर्नर का टर्म जो है वो 5 साल का होता है, भले ही मतलब वो ऑफिस, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वो ऑफिस रखता है गवर्नर, और ऑफिस से रिमूव भी हो सकता है उसके एक्सपायरी ऑफ द टर्म से, और ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब कि गवर्नर का जो समय है वो 5 साल का है। प्रेसिडेंट जो होता है, ठीक है, अगर वो नहीं है तो गवर्नर नहीं सिलेक्ट कर सकता है कोई, तो वो लंबा चलता है उसका टर्म। उसको 5 साल पहले भी निकाला जा सकता है और किसी और स्टेट का गवर्नर भी रख सकते हैं। काम क्या करते हैं? देखो सबसे पहले तो ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर हु हैज अ क्लियर मेजोरिटी। वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं जिसके पास क्लियर मेजोरिटी है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर की राय लेके, ठीक है। और पोर्टफोलियोज भी बताते हैं। पोर्टफोलियोज मतलब हर एक मिनिस्टर का काम बताते हैं। वो एडवोकेट जनरल को सिलेक्ट करते हैं, चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो जीपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। गुजरात के लिए बात कर रहा हूं मैं, जीपीएससी मतलब गुजरात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके, जीपीएससी। तो उसके अंदर के जो मेंबर्स होते हैं वो भी वो सिलेक्ट करते हैं, एडवोकेट जनरल को भी वो सिलेक्ट करते हैं, चेयरमैन को भी वो सिलेक्ट करते हैं। ही इज कंसिडर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर की हेल्प लेके, गवर्नमेंट को कंसल्ट करके, गवर्नर को कंसल्ट करके हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करते हैं, ठीक है। गवर्नर जो है वो, उनके पास बहुत सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं। वो स्टेट लेजिस्लेचर के सेशंस जो होते हैं वो शुरू करते हैं, खत्म करते हैं, वो गवर्नर करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं उसके फुल टर्म के पहले, उसका समय से पहले वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं। वो ऑर्डिनेंसेस भी पास कर सकते हैं, ऑर्डिनेंसेस मतलब स्टे ऑर्डर्स भी पास कर सकते हैं। एक बिल जो पास होता है स्टेट लेजिस्लेचर में वो तभी लॉ बनता है जब गवर्नमेंट उस पे साइन, गवर्नर उस पे साइन करे। गवर्नर जो होता है वो एक्स ऑफिशियल चांसलर होता है सारी यूनिवर्सिटीज का, ठीक है, लेकिन उसके पास फॉर्मल पावर होता है वाइस चांसलर अपॉइंट करने का यूनिवर्सिटी का। जैसे हम गुजरात यूनिवर्सिटी की बात करें तो गुजरात यूनिवर्सिटी में एक्स ऑफिशियो मतलब वो चांसलर जो होता है वो गवर्नर ही होता है, ठीक है, चांसलर गवर्नर ही होता है, वाइस चांसलर वो सिलेक्ट करते हैं। देखो द पावर ऑफ द गवर्नर्स आर एक्चुअली एक्सरसाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो एक्चुअली पावर किसके हाथ में होता है? पावर होता है गवर्नर का, लेकिन पावर हाथ में किसके होता है? चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होता है, ठीक है। एक्चुअल पावर उनके पास होता है, वो खाली गवर्नर के नाम पे सब काम करते हैं, ओके। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं? तो देखो देयर आर टू हाउसेस, सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। कई सारे स्टेट्स में खाली लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। गवर्नमेंट की सबसे एफिशिएंट और सबसे बढ़िया ऑर्गन जो है वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आता है और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव आता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में चीफ मिनिस्टर और उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में गवर्नर और परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट जो होता है, ठीक है, वो लेजिस्लेटिव फॉर्म करते हैं। लेजिस्लेचर क्या करते हैं? वो एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स फॉर्म करते हैं, ओके। लॉस कैसे इंप्लीमेंट करना है एग्जीक्यूटिव को वो लेजिस्लेचर बताते हैं।
The administrative executive carries out the work of implementing the policies, programs and planning done by the government, keeping in view the aspiration and expectation of the people. Administrative executive वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्लानिंग, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं गवर्नमेंट के अंदर और स्टेट के अंदर। लोगों का ध्यान रखिए, लोगों के एक्सपेक्टेशन का ध्यान रखिए, लोगों के एस्पिरेशन का ध्यान रखिए, लोगों की आशाओं का ध्यान रखिए, वो फॉलो करते हैं। ओके, चलिए 29th क्वेश्चन से हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर भी हमारे क्वेश्चन आंसर में ही जाएगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है बेटा, और बहुत ही वेटेज धराता है ये जो चैप्टर है, तो ये मैं इसीलिए बाहर दे रहा हूँ क्वेश्चन आंसर पे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 29 नंबर से बात करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, क्योंकि आपको ये फेयरबुक में लिखना है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस लिखने हैं। चलिए, बाय बाय।